देखिए, हम जियोग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चालू करने जा रहे हैं। ये आईएएस, पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। तो हम क्लाइमेटोलॉजी से चालू करने जा रहे हैं, जलवायु विज्ञान से हम अपनी क्लासेस चालू करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान देखिए, क्लाइमेटोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्लाइमेटो प्लस लोगोस। अब क्लाइमेटो का मतलब क्या है, देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये है बेल्स ऑफ लैटिट्यूड। बेल्स ऑफ लैटिट्यूड इसका मतलब क्या है, अक्षांशों का समूह। बेल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब अक्षांशों का समूह। लोगोस मतलब फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी अक्षांशों के समूह के बारे में हमें, जो अक्षांशों का समूह है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये इस क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। जैसे ये है हमारी, ये हमारी अर्थ हो गई। ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री हो गया। फिर हम ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं। ऐसे हम इसको और भागों में बांट देते हैं। 60 डिग्री ले लेते हैं। 75 डिग्री ले लेते हैं। 90 डिग्री ले लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल 0 डिग्री से इधर नॉर्थ पोल और इधर ये साउथ पोल हो जाएगा। तब अब बेल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब क्या है, अक्षांशों का समूह। ये जो अक्षांश है, अक्षांशों के समूह जहाँ जलवायविक तत्व सदृश हों। मतलब जो ये अक्षांशों का समूह है, ये 0 से 30 डिग्री अक्षांश रेखा के अंदर जो जलवायविक तत्व जो आते हैं उनके बारे में अध्ययन करना। अब जलवायविक तत्व जो है, जलवायविक तत्व इसके अंदर क्या क्या आता है, जलवायविक तत्व सदृश हूँ। जो इसके अंदर आता है वर्षा या वर्षण। मतलब हमें देखना है कि कितना रेनफॉल है, या कंडीशन ऑफ रेनफॉल, कैसा हो रहा है। जीरो से, जैसे हम ले लेते हैं 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच देखना है। जैसे ये 30 से 60, 60 से 75, 75 से 90 डिग्री। तो ये इन सभी अक्षांशों के बारे में हमें, इनके जलवायु तत्व सदृश हैं, जो जलवायु तत्व सदृश हैं इन सभी अक्षांशों के समूह में, उनके बारे में हम देखते हैं। तो वर्षा या वर्षण की मात्रा कितनी है, दाब कितना है, पवन की दिशा कैसी है, उसका तापमान टेम्परेचर कैसा है, सूर्यताप की मात्रा, मतलब सूर्यताप जो सूर्य से आने वाली उष्मा वो कैसी है। मतलब अगर 0 से 30 डिग्री के मध्य अगर हम ये कर लेते हैं, तो इसमें हमें देखना है कि जलवायविक तत्व, अगर इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो जलवायु तत्व के अंदर आ जाएगा वर्षा या वर्षा दाब हो जाएगा, पवन की दिशा हो जाएगी। इसके अंदर फिर हो जाएगा तापमान हमारा कितना है, इन पेटियों का तापमान कितना है। 0 से 30 डिग्री की पेटी है जो ये हमारे अर्थ पे, इसका तापमान कितना हो जाएगा, यहाँ पर तापमान कैसा है, सूर्यताप कैसा है। तो ये सब इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। मतलब इन सभी अक्षांशों के समूहों का जहाँ पर जलवायविक तत्व सदृश हों उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब जलवायु तत्व में क्या आएंगे, वर्षा या वर्षण हो जाएगा। वर्षा मतलब रेनफॉल होती है। वर्षण मतलब क्या होती है कि रेनफॉल की कंडीशन, मतलब कैसे किस तरह से मतलब वो वर्षा हो रही है, तो ये वर्षण के अंदर आ जाएगा। दाब इसका कितना वो है, प्रेशर कितना है, पवन की दिशा कितना है, विंड वेलोसिटी कैसी है, पवन की दिशा, ये सब आ जाएंगे। टेम्परेचर कितना है, सूर्य ताप की मात्रा कितनी, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये क्लाइमेटोलॉजी हमारा कहलाएगा। अब जैसे हम इसकी डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन के बारे में बात करें तो चलिए लिखिए डिफिनेशन।
जलवायु विज्ञान का अर्थ है जलवायु विज्ञान का अर्थ है पृथ्वी के उन समरूपी प्रदेश का अध्ययन करना। पृथ्वी के उन समरूपी प्रदेशों का अध्ययन करना जहाँ मौसमी तत्व जैसे वर्षण तापमान, दाब, पवन तंत्र सापेक्षिक रूप से सदृश होते हैं। जलवायु तंत्र का पारिस्थितिक प्रभाव एवं मानव जीवन पर जलवायु तंत्र का पारिस्थितिक प्रभाव एवं मानव जीवन पर प्रभाव जलवायु विज्ञान को नई दिशा दे रहा है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब देखिए, तो हो गया जलवायु विज्ञान। अब हम बात करेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में फिर लिख ही लेते हैं, पहले लिख लीजिए वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल गैसों का आवरण है। वायुमंडल गैसों का आवरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आबद्ध है। वायुमंडल गैसों का आवरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आबद्ध है। गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं तथा वायुमंडलीय दशाओं में ये गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। वायुमंडलीय दशाओं में ये गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अतः इनका मिश्रण कालक्रम में समरूपी मतलब एक समान रूप से समरूपी प्राप्त होता है। ये हो गया वायुमंडल की डेफिनेशन। अब वायुमंडल क्या है बता दिया गया। जैसे ये है अर्थ, तो अर्थ के चारों ओर, अर्थ के जो है ऊपर जो चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है, गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसी से ये बंधे हुए हैं। और गैसों के मिश्रण जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी का मतलब और भी जो सारी गैसें हैं, इन सभी के मिश्रण को हम वायु कहते हैं। तथा वायुमंडलीय दशाओं में जो है ये गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। मतलब वायुमंडलीय दशाओं में जो गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। तो अब वायुमंडल हो गया। अब देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब क्या हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी और कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये क्या है, मतलब इसको हम कहेंगे नियत अनुपात नियम। अब इसको जानने से पहले इसको पहले लिख लेते हैं, फिर लिखने के बाद फिर हम समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखिए, नियत अनुपात नियम के अनुसार सभी प्रकार नियत अनुपात के नियम के अनुसार सभी प्रमुख गैसों की अनुपातिक मात्रा, नियत अनुपात नियम के अनुसार सभी प्रमुख गैसों की आनुपातिक मात्रा वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों में नियत होती है। वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों में नियत होती है एवं विभिन्न अक्षांशों पर नियत होती है। यह नियम समुद्र तल से 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक
यह नियम समुद्र तल से 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्यवहारिक है। अतः अतः वायुमंडल के इस संस्तर को सममंडल कहते हैं। अब देखिए हम समझाते हैं नियत अनुपात का नियम क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए हम समझाते हैं नियत अनुपात का नियम। ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। इधर हम बढ़ेंगे, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। अब देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 78% नाइट्रोजन है यहाँ पर। अगर हम यही विषुवत के पास नाइट्रोजन देख रहे हैं, फिर अगर हम नॉर्थ पोल के तरफ, आर्कटिक रीजन में नॉर्थ पोल के तरफ ये देखेंगे तो यहाँ पर भी ये गैस 78% ही प्राप्त होती है। फिर ये साउथ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 78% ही प्राप्त होगा। तो ये क्या है, नियत अनुपात का नियम है। मतलब जो नियम ये 0 डिग्री अक्षांश पर जो विषुवत पर है वही ये साउथ पोल पर भी इतना ही है, और वही नॉर्थ पोल पर भी इतना ही है। तो यही है इसका नियत अनुपात का नियम। पर इसके बारे में हम देखते हैं, तो लिखिए यह नियम शुष्क गैसों अर्थात वायु माइनस वाटर वेपोर, यह नियम शुष्क गैसों अर्थात वायु माइनस वाटर वेपोर पर ही लागू होता है। अगर ये शुष्क गैसें हैं, मतलब अगर ये है तो इसमें वाटर वेपोर की मात्रा ना हो, क्योंकि वाटर वेपोर की मात्रा अगर आ जाएगी, अगर वाटर वेपोर की मात्रा आ जाएगी तो इसका यहाँ कुछ अलग हो जाएगा परसेंटेज, इसका कुछ अलग परसेंटेज हो जाएगा। तो और चूंकि वायुमंडल की मोटाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है समुद्र तल से। ये समुद्र तल, इसकी वायुमंडल की मोटाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर इसकी वायुमंडल की मोटाई है। और वायुमंडल में जो भी गैसें हैं नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन और भी जो हाइड्रोजन, जो भी गैसें हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आबद्ध है। मतलब ये है पृथ्वी अर्थ, इनके गुरुत्वाकर्षण। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, और इसी में ये गैसें आबद्ध हैं। मतलब ये निकल नहीं सकती, इस गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आबद्ध है। अब ये समझ में आया। अब इसमें क्या है, ये नियम तभी लगेगा जब शुष्क गैसें होंगी, शुष्क गैसें होंगी। क्योंकि अगर इसमें वाटर वेपोर आ गया तो हर जगह का वाटर वेपोर का मात्रा और उसका वो अंतर हो जाएगा फिर। तो ये शुष्क गैसों पर ही शुष्क गैसें होंगी तो इसका अनुपात सब ये बराबर आएगा। मतलब अगर हम साउथ पोल पर देखें, नॉर्थ पोल पर देखें, या 0 डिग्री उस पर देखें तो इसका वो मान हमें परसेंटेज, इसका नाइट्रोजन का जैसे हम एग्जांपल लेके बताए 78%, ऑक्सीजन भी मानते हैं 21%, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। अब हम देखते हैं, देखिए ये है समुद्र तल हमारा, ये हम समुद्र तल है, ये 3200 किलोमीटर इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का लगता है 3200 किलोमीटर पर। और यहीं पर ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। अब वायुमंडल के बाहर ये मैग्नेटोस्फीयर है, मतलब जहाँ पर कोई गैसें नहीं पाई जाती, क्योंकि और ये है वायुमंडल, बहिर्मंडल की सीमा है, बाहरी मंडल की। ये मैग्नेटोस्फीयर है जहाँ पर कोई गैसें नहीं पाई जाती। तो ये पृथ्वी के समुद्र तल से ये गैसें आबद्ध हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आबद्ध है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब ये गैसें आई कैसे, मतलब अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो गैसें आई कैसे। तो एक होता है गैलेक्टिकल मोशन,
गैलेक्टिकल मोशन के बारे में हम जानते हैं। अब जैसे ये है, ये हमारा सन है, ये सन है, और ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी, ये सन है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। तो सन क्या करता है, इस गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है। सन क्या करता है, इस गैलेक्सी के चारों तरफ घूम घूम रहा है। और जब सन घूमता है चारों तरफ, तो इसके जो प्लानेट हैं, ये प्लानेट है, अर्थ है, ये भी ये सन के चारों तरफ घूम रही है। और ये सन किसके चारों तरफ घूम रहा है, गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। सन गैलेक्सी, और सन जो है गैलेक्सी के केंद्र में है, केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, सन है, ये गैलेक्सी मान लो। तो ऐसे सन ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये अर्थ भी यहाँ पर, ये अर्थ है, तो अर्थ भी ऐसे ऐसे सन के चारों तरफ घूमेगी। जब पृथ्वी जो है सन के जो चारों तरफ घूमेगी, तो पृथ्वी में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उस बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ गैसें, सन पर कुछ पार्टिकल है, कुछ गैसें हैं, तो पृथ्वी क्या करेगी, ये घूमेगी अगर, तो यहाँ पर जैसे पृथ्वी है, तो ये इससे ये कुछ गैसें अपनी तरफ खींचेगी, कुछ गैसें खींचेगी। तो ऐसा बताया गया कि गैलेक्टिकल मोशन के कारण पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ जब घूमती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कुछ गैसों के पार्टिकल को अपने पास खींच लेती है, ये गैलेक्टिकल मोशन के कारण। तो यही बताया गया है कि गैलेक्टिकल मोशन के कारण भी बहुत सारे तत्व अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पृथ्वी खींच रही, तो कई सारे गैस के पार्टिकल को पृथ्वी ने खींचा है। तो ये एक सिद्धांत ये हो गया कि गैलेक्टिकल मोशन के कारण भी अर्थ जो है सन से या गैलेक्सी से पार्टिकल खींची है, मतलब गैसों के पार्टिकल को खींची है। ये हो गया। अब हम देखते हैं, चलिए, परंतु अगर हम यह देखें तो ये तो है, पर इस गैलेक्टिकल मोशन के कारण जो अर्थ जो है, जो गैसों जो पार्टिकल को खींची है, पर ये बहुत कम मात्रा में खींची। अधिकांश देखिए, ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए हैं अर्थ के अंदर, जो ज्वालामुखीय विस्फोट हुए, उससे 90% गैसें हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना से ही निकली है। जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है 90% जो गैसें हमारी पृथ्वी पर हैं, वो आंतरिक संरचना से निकली। ये बहुत माइनर, बहुत बहुत कम गैस के पार्टिकल को खींचा। तो वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में, गैलेक्टिकल मोशन, वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में, वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा है गैलेक्टिकल मोशन। अब गैलेक्टिकल मोशन के बारे में थोड़ा आप लिख लीजिए, मतलब क्या है गैलेक्टिकल मोशन, रिवोल्यूशन थ्योरी। गैलेक्टिकल मोशन या रिवोल्यूशन थ्योरी, तो इसके बारे में लिखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के चारों तरफ निर्मित डिस्क अथवा फिलामेंट में, निर्मित डिस्क अथवा फिलामेंट में न्यूक्लिएशन। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के चारों तरफ निर्मित डिस्क अथवा फिलामेंट में न्यूक्लिएशन अथवा नाभिकीयकरण की प्रक्रिया से हुआ है। इसमें गैस व धूल कणों का संग्रहण हुआ है। इसमें गैस व धूल कणों का संग्रहण हुआ है। इससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा गैसीय एलिमेंट भी प्राप्त हुए हैं। परंतु परंतु वर्तमान के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि डिस्क अथवा फिलामेंट के गैस
डिस्क अथवा फिलामेंट के गैस वर्तमान वायुमंडल में सिर्फ 1% ही प्राप्त होते हैं, सिर्फ 1% ही प्राप्त होते हैं। अतः 99% गैस अतः 99% गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त हुए हैं। अतः 99% गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए ये जो है, देखिए इसमें एक और है, ये सन है हमारा, ये सन है, इसके चारों तरफ एक डिस्क बनी हुई है। ये ऐसा माना गया कि ये सन है, इसके चारों तरफ एक डिस्क बनी हुई है, ये सन है। तो ये जो डिस्क है, अब डिस्क किससे बनी है? धूल और कणों गैसों की एक तस्तरी है, धूल कण और गैसों की एक तस्तरी है। मतलब धूल कण है, इसमें गैसें हैं, इसकी एक तस्तरी ऐसे बनी हुई है सन के चारों तरफ। तो ये क्या है, यहाँ पर एक नाभिक का निर्माण हो रहा है। मतलब सारे धूल कण तस्तरी, ये जो सारे धूल कण और गैसों के पार्टिकल हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे ही बताया गया कि ये जो है नाभिक ऐसे गैसों ऐसे ही अब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति हुई है जो सन के चारों तरफ धूल कण थे। फिर ये धीरे धीरे न्यूक्लिएशन के कारण नाभिक बनने लगे। मतलब यहाँ पे खिंचाव हुआ, कुछ गैसों का पार्टिकल का खिंचाव हुआ, धूल कणों का खिंचाव हुआ, तो इससे ये क्या है, नाभिक बना। तो ये इसी के बारे में बताया गया। कुछ मान रहे हैं ये सन है, तो ये जो है ऐसे फिलामेंट की तरह इसका वो हुआ है, फिलामेंट की तरह। ये है न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस जो बना इस तरह का बना है, फिलामेंट की तरह बना हुआ है। सन है, ये न्यूक्लियस बना हुआ है ऐसे। तो ये हो गया इसका गैलेक्टिकल मोशन रिवोल्यूशन थ्योरी, इसके बारे में हम हो गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ज्वालामुखीय सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है 99% गैसें यहीं से प्राप्त हुई हैं, ज्वालामुखीय सिद्धांत है। तो इसमें पहले ही लिख लीजिए ज्वालामुखीय सिद्धांत में। चलिए ज्वालामुखीय सिद्धांत में थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। तब इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था। तब इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था, अर्थात पृथ्वी गैसीय दशा में थी। अर्थात पृथ्वी गैसीय दशा में थी, जो शीतलन के कारण प्लाज्मा एवं पुनः ठोस दशा में प्राप्त हुई है। जो शीतलन के कारण प्लाज्मा एवं पुनः ठोस दशा में प्राप्त हुई है। देखिए ये हमारी अर्थ है, तो ये क्या हुआ है जी, ये अर्थ। तो पहले क्या है सर, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये गैस थी। गैस के बाद ये प्लाज्मा में धीरे धीरे ठंडी हुई तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हुआ है। प्लाज्मा क्या होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो वो होता है तरल, मतलब प्लाज्मा टाइप का होता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हुआ। फिर इसके बाद प्लाज्मा से इसमें 3.5 बिलियन ईयर के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारी अर्थ हुई। तो अब इसमें हुआ क्या है देखिए, चलिए आगे लिख लीजिए। अर्थात 3.5 बिलियन वर्ष में पृथ्वी के भूप्रपटी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के भूप्रपटी का निर्माण हुआ है। भूप्रपटी के निर्माण के पश्चात पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बंध गई है। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बंध गई है, परंतु
रेडियोधर्मी विस्फोट, परंतु रेडियोधर्मी विस्फोट एवं अंतराण्विक ऊर्जा इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, अंतराण्विक ऊर्जा। अब देखिए हुआ क्या है, जैसे ये है हमारी अर्थ, ये है पृथ्वी। पहले तो ये गैस के फॉर्म में थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गया इसमें, ये इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी मतलब ये अंतराण्विक ऊर्जा जो है पृथ्वी के पार्टिकल, ये जो है तो धीरे, ये गैस फॉर्म में थी, धीरे धीरे ये प्लाज्मा में हुई, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, सॉलिड जब हुई है, जैसे ये ठंडी हुई तो इस पर एक परत जम गई है। जब ठंडा होता है ना कोई भी मैटर या कुछ भी तो सिकुड़ता है, मतलब एक परत जम गई। परंतु इसका टेम्परेचर, अंदर वाला टेम्परेचर तो ऐसा ही था, 6000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट इसका टेम्परेचर था। और बाहर क्या हो गया, बाहर ये परत जो हो गई ये ठंडी हो गई, बाहर की परत। तो इसमें क्या होता है, अब देखते हैं हम एनर्जी जो होती है, आप देखे होंगे कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी हाई हीट से लो हीट के तरफ जाती है। एनर्जी जो होती है हाई हीट से लो हीट के तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो हम देख लेते हैं, ये हमारी अर्थ है, देखिए ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, ये इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी मतलब अंतराण्विक बल क्या होता है, मतलब जो उसका मॉलिक्यूल का जो बल होता है, ये क्रस्ट हो गया, भूपर्पटी, क्योंकि ये जब ठंडी हुई तो भूपर्पटी ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब देखिए इसमें रेडियो एक्टिविज़म हुआ है, क्या हुआ है, मॉलिक्यूल एनर्जी जब ये तो ठंडा हो गया, ये ऊपर की परत, अंदर की परत का टेम्परेचर अभी भी वैसा ही था, 6000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट, बहुत गर्म था। तब ये क्या हुआ है, हीट जो हुई है अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक किया है। तो ये जहाँ जहाँ इसकी परतें कमज़ोर हुई हुई हैं, जहाँ जहाँ ये जो परतें कमज़ोर हुई, वहाँ वहाँ ज्वालामुखी बनता चला गया, मतलब एनर्जी जो है वो फॉर्म, एनर्जी निकलनी चालू हो गई। तो यहाँ से गैस, यहाँ से देखिए यहाँ क्या था, गैसों का आवरण था ना, गैस ही तो थी। तो गैसें फिर यहाँ से ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आती चली गई, बाहर आती चली गई। इसके अंदर रेडियो एक्टिविज़म भी हुआ है, मतलब फिर इसके बाद उसकी कोर में इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी जो इसके कोर में, उसका वो जो हुआ है, टकराव हुआ है इसके क्रस्ट पे जाके। तो जहाँ जहाँ ये कमज़ोर था, यहाँ 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 ये देखिए, यहाँ जहाँ वो हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वहाँ वहाँ से हमें क्या हुई है, गैसें प्राप्त हुई। ये गैसें 99% गैसें हमको प्राप्त हुई। अब इस काल को क्या कहेंगे, इस काल को हम कहेंगे द ग्रेट टेक्टो वाल्केनिक एज कहेंगे। और ये जो इफेक्ट हो रहा है, ये बैलूनिंग इफेक्ट है, बैलून की तरह, किस तरह बैलून की तरह फूल गई है। ये अंदर गैसें हैं, बाहर का ये परत है, तो इस पर जब प्रेशर पड़ा तो बैलून क्या होता है, फूट जाता है। तो अंदर से इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी जो है ये निकली, ये ये एनर्जी जो है ये निकली। तो ये ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी यही है कि जहाँ भी जो परत कमज़ोर होती तो वहाँ से लावा निकलने चालू होते हैं, गैसों के पार्टिकल निकलने चालू होते हैं, द्रव तथा ठोस में, मतलब गैसें निकलती हैं, गैस से कोई पार्टिकल निकलने चालू होते हैं। तो यही हो गया इसका, जैसे क्या हुआ है 3.1 से 3.5 बिलियन वर्ष के मध्य ज्वालामुखी विवर्तन का काल है। मतलब ये क्या है, 3.1 मिलियन से 3.5 बिलियन वर्ष के मध्य ज्वालामुखी विवर्तन का काल है।
जिसमें लाखों ज्वालामुखी फटे हैं। इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी फटे हैं, लाखों ज्वालामुखी फटे हैं, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक गैस मुक्त हुए हैं, जो इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी और के कारण जो पृथ्वी के आंतरिक गैस क्या हुए, मुक्त हुए हैं। इस प्रोसेस को अगर हमें पूछें, मतलब बताएं कि ये प्रोसेस क्या है, तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग कहा जाता है, मतलब प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग कहेंगे। अब ये समझ में आया। तो पृथ्वी जैसे हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट, इससे एलिमेंट प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है। प्रथम वायुमंडल तो किसका होगा फिर, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, इन्हीं सब का प्रथम वायुमंडल जो गैसें प्राप्त हुई हैं, तो प्रथम वायुमंडल जो बनेगा तो किसका बनेगा, लाइटेस्ट एलिमेंट का बनेगा ना। पहले लाइटेस्ट एलिमेंट निकलेंगे जल्दी से, लाइटेस्ट एलिमेंट का बनेगा, तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम होगा, कार्बन हो गया, इन्हीं सब का। और जो है नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक फिलर गैस है जो द्वितीय वायुमंडल का निर्माण करती है। नाइट्रोजन क्या है, एक फिलर गैस है जो द्वितीय वायुमंडल का निर्माण। देखिए लिख लेते हैं, चलिए हम बोल देते हैं इसको, आप लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो इक्वल टू है पृथ्वी के वायुमंडल की ऊंचाई 3200 किलोमीटर तक की ऊंचाई। चलिए लिखिए, 3.1 बिलियन वर्ष से 3.5 बिलियन वर्ष के मध्य, 3.1 बिलियन वर्ष से 3.5 बिलियन वर्ष के मध्य ज्वालामुखीय विवर्तन काल है, जिसमें लाखों ज्वालामुखी फटे हैं, जिसमें लाखों ज्वालामुखी फटे हैं, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक गैस जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक गैस मुक्त हुए हैं। इस प्रोसेस को इसे प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग कहा जाता है। इसे प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग कहा जाता है। पृथ्वी के जो भी एलिमेंट बना उसमें हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है। पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाले एलिमेंट थे, पृथ्वी के जो वायुमंडल को बनाने वाले एलिमेंट थे उसमें हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसमें हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का तत्व है। अतः प्रथम वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम तथा कार्बन का था। अतः प्रथम वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम व कार्बन का था। अब नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन एक फिलर गैस है, नाइट्रोजन एक फिलर गैस है जो द्वितीय वायुमंडल का निर्माण करता है, क्योंकि ज्वालामुखीय विस्फोट के क्रम में विशाल मात्रा में जलवाष्प भी मुक्त हुए हैं, ज्वालामुखी विस्फोट में 60 to 75%, नहीं 60 to 65%, ज्वालामुखी विस्फोट में 60 to 65% जलवाष्प होता है। जलवाष्प का संघनन, बादल निर्माण एवं करोड़ों वर्षों तक निरंतर वर्षा होती रही है, उस काल को द ग्रेट डेडलॉक कहते हैं। वायुमंडल में
ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त हुई है लगभग 99%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त हुई है लगभग 99%। अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कालक्रम में बढ़ी है। अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कालक्रम में बढ़ी है। ऑक्सीजन गैस एक जीवनदायी गैस है। ऑक्सीजन गैस एक जीवनदायी गैस है तथा पृथ्वी में ऑक्सीजन आंतरिक संरचना से प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी में ऑक्सीजन जो है आंतरिक संरचना से प्राप्त हुए हैं। जलवाष्प से जीवों के विकास के कारण भी प्राप्त हुआ है। जलवाष्प से जीवों के विकास के कारण भी प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन कैसे प्राप्त हुआ है? ऑक्सीजन लगभग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो आप जानते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मतलब देते हैं। तो इससे अधिकतर जो है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और जलवाष्प से जीवों के विकास के कारण भी प्राप्त हुआ है। तो ये ऑक्सीजन कैसे प्राप्त हुआ? चलिए अब इतना समय, अब आगे का लेक्चर क्या होगा हम बता देते हैं। जलवायु और मौसम, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।